इसकी आंख खुली राजेश की एग्जैक्ट 1.5 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है। मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना, तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है। रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहां पर क्रिया करवाता हूँ और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाते हैं। नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहां पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज को वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। जब ये गांव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। एंटिटी ने इनका वहां से निकलना मुश्किल कर दिया कि जब ये वहां से निकले ना तो 2 गाड़ियां थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे। एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी व्हाइट कलर की। उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट को शुरू तो करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोल दूं सबसे पहले तो जितना भी आप प्यार दे रहे हो हमारे पॉडकास्ट को, हमारे पॉडकास्ट देख रहे हो, उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमें प्यार दो। इसी से ही प्यार और ज़्यादा बढ़ता है और हमारा भी और मन करता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाते रहें। तो शुरू करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। आज हमारे साथ हैं आपके प्यारे और हमारे भी प्यारे अक्षय वशिष्ठ भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ क्या हाल चाल? ऑल गुड एंड सॉर्टेड। मौज चल रही है। क्या मौज चल रही है, आप बताओ। बस भाई हॉरर कंटेंट हर तरफ है और जितने ज़्यादा चाहने वाले हैं रियल हिट की तरफ से, जो यहाँ पर हम कंटेंट बताते हैं, लोग हमारे पास रियल इंसिडेंट भेजते हैं। और आज के इंसिडेंट बहुत गजब होने वाले हैं क्योंकि सारे रियल हैं और रिकॉर्डिंग्स है, प्रूफ्स है, तो मैं दे के जाऊँगा और फिर देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल भाई, शुरू करते हैं। आज क्या बताने वाले हो आप? तो भाई पहला जो इंसिडेंट है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से चीज़ें हम हाइड ही रखें और इंसिडेंट को हम सुनते हैं क्योंकि रियल है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आगे जाके किसी को कोई दिक्कत हो। तो प्रदीप जो है उन्होंने ये पूरा रियल इंसिडेंट बताया कि ये रियल इंसिडेंट भाई 2024 में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी दुखद चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। एक फैमिली थी, उस फैमिली में एक लड़की थी जो कंटेंट क्रिएटर थी और काफ़ी वायरल होने की कोशिश कर रही थी। रील्स वगैरह बनाती थी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उस लड़की के जो घर में लोग थे वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। काफ़ी बार लोगों ने बोला भी कि लड़की को रोको, डांस वीडियोस बना रही है, रिएक्शन वीडियोस बना रही है, लेकिन एक्चुअल जो कंटेंट था वो सारा डांस से रिलेटेड ही था। पेरेंट्स ने उस लड़की को शायद समझाया होगा और बोला होगा कि आप मत करो ये सब कुछ, लेकिन एक ज़िद होती है। उस घर में मम्मी पापा 2-3 भाई थे, एक लड़की थी। लड़की सबसे छोटी थी लड़की की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 17-18 साल रही थी। तो जो हमारे बताने वाले जो सब्सक्राइबर है वो सामने वाले घर में रहते थे और वो भी इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे कि कोई तो कोशिश कर रहा है मोहल्ले में कुछ करने की। और बिलीव मी, जो सब्सक्राइबर ने चीज़ हाईलाइट की कि भाई कुछ भी ना वल्गर नहीं था, जैसे होता है कि जो शो ऑफ हो जाता है वो सब नहीं था। लड़की डांस वीडियोस बनाती थी और काफ़ी एक अच्छे तरीके से बनाती थी, लेकिन घर वालों ने क्या करा, उस चीज़ को पॉज करने की काफ़ी कोशिश की, नहीं मानी वो लड़की। कुछ टाइम बीता और जैसे आज लाइट चली जाती है मोहल्ले में तो सारे एक साथ हो जाते हैं। तो वो लड़की क्या करती है, आपस में जैसे लाइट गई तो किसी के चौतरे पे जाके बैठ गई, वहाँ हंसी मजाक हो रही है, बातचीत हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। अगले दिन जब सब उठते हैं तो पता चलता है उस लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया। ये चीज़ काफ़ी हैरानी वाली थी और मोहल्ले में ये चीज़ इस तरीके से फैली एकदम से कि यार हुआ क्या। अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट उस टाइम पर नज़र नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वहाँ पे हमारे कॉप्स गए उन्होंने चीज़ों को देखा और फिर ये पता चला कि यार ये तो एक बेसिक सुसाइड है। लड़की शायद वायरल नहीं हो पा रही थी या काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही थी। और लड़की जो थी इस टाइम पे मेरे ख्याल से मुश्किल से 11th-12th में रही होगी। लेकिन फिर ये मोहल्ले में क्वेश्चन उठते हैं कि यार
कुछ तो कंटेंट ऐसा था जो वायरल हुआ था और लड़की को पहचान मिलनी शुरू हुई थी और कुछ डील्स उसे मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो अचानक से स्टेप लिया क्यों गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉप्स वहाँ पे गए तो उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि भाई देखो हमें कंफर्मेशन चाहिए। कुछ लोग अगर इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं कि आपको भी लग रहा है कि इनके घर में दिक्कतें चल रही थी, कि लड़की काफ़ी डिप्रेशन में थी, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रही थी, नहीं बन पाई, तो आप एग्री कर दो। प्रदीप के मामा जी थे जिनकी वहाँ पर काफ़ी अच्छी बातचीत थी, उन्होंने इस चीज़ से एग्री कर दिया कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ कि फैमिली से कोई अनबन नहीं थी, सुसाइडल केस है और जो है उस लड़की ने खुद को अपनी मर्जी से ख़त्म करा होगा, इसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर वो केस क्लोज हो गया कि कॉप्स ने देख लिया कि कोई एक रेपुटेटेड बंदा है, उसने कंफर्मेशन दे दिया, हमें कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, तो ये वो सुसाइडल चीज़ है। वक्त आगे बढ़ता है, वक्त आगे बढ़ता है और जैसे मुश्किल से 1 हफ्ता निकला होगा, 2 हफ्ते निकले, तो जो प्रदीप के मामा जी थे जिन्होंने इस चीज़ पे स्टैंप लगाई थी, कंफर्मेशन दिया था कि भाई एक सुसाइडल केस है, कुछ भी नहीं हुआ, उनका जो छोटा वाला लड़का था, मामा के 2 लड़के और 1 लड़की थी, जो छोटा वाला लड़का था एक दिन जैसे घर में होते कि फंक्शन वंक्शन हो रहा है, कुछ सुंदरकांड का पाठ रखवाया होगा, तो वो लड़का नॉर्मली जैसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खड़ा खड़ा सीधा, और जैसे सबकी नज़र पड़ती है ना कि एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, एकदम से यूँ खड़ा होके और सीधा का सीधा यूँ पीछे ज़मीन पर जाके गिरा, बिल्कुल इस तरीके से। सारे उठ के एकदम से देखने आए तो हुआ क्या है इसको, उसकी आंखें खुली हुई है और आंखें दिख रही है और बड़बड़ा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो सबको लगा यार शायद मिर्गी का दौरा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अचानक से ये फ्लैट गिरा है। तो सारे बच्चे बुला के लेके आए सबको। उसके बाद कुछ बुजुर्ग वहाँ पे थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया कि भाई कुछ गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ लड़के के साथ गलत है, तो एक काम करते हैं किसी को दिखा भी लेते हैं। अब हुआ क्या, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ पर कुछ उनके घर के बगल में कोई गुरुमा रहती थी, उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ दिक्कत हुई है। तो गुरुमा आती है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, बोले कि एक काम करो, मुझे ना अपने घर के चावल दो। भाई उन्होंने अपने हाथ में चावल लिए और इस तरीके से सूंघा और एकदम से ना ये झटका, और झटक के उन्होंने क्या करा, जैसे घर के बाहर चावल फेंक दिए। उन्होंने ये यहाँ पे करा है, उधर से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि लड़का ठीक है, इधर से उन्होंने कोई टोटका करा होगा, वो चीज़ उतारी होगी और वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि जो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में बोल नहीं रहा था वो एकदम से ठीक हो गया, वो होश में आ गया। उस लड़के को हॉस्पिटल से घर लेके आए। वो जो गुरुआ वहाँ पे आई थी, उन्होंने उतारे का कुछ सामान दिया, घर में कुछ चीज़ें रखवाई गई और फिर बता दिया कि ठीक है। कुछ परछाई वरछाई आई थी, लेकिन इसका भी खुलासा नहीं करा कि हुआ क्या था। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी। और दिक्कतें भी क्या थी कि जैसे वो बैठा रहता था तो इधर उधर देख के कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। एक वक्त ऐसा आ गया कि इन्होंने क्या करा, सोचा कि यार हम ना किसी मौलवी को दिखा लेते हैं, मौलाना को दिखा लेते हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता होगा। जब इन्होंने मौलाना को बुलाया ना, उसने भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद पूरा घर लिटरली शॉक हो गया था। मौलाना ने बोला कि वो इंसाफ चाहती थी, तुम बीच में आ गए और वो लड़की अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस मौलाना ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि कौन इंसाफ चाहती थी, क्या चाहती कौन थी। लड़की है वो और कौन वो बस इतना बोल के चला गया कि तुमसे गलती हो गई है। और अपनी तरफ से उसने क्या करा, कुछ जमजम का पानी होता है जो पानी छिड़कना होता है, उसके अंदर कुछ उसने उर्दू भाषा में लिख के कागज डाले और बोल दिया कि एक काम करना, वक्त बेवक्त थोड़ा सा इधर उधर मार देना। कुछ कागज पे उर्दू के वर्ड्स लिख के दिए, ये बोल दिया कि घरों में चिपका लेना इन वर्ड्स को, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ कीलें ठुकवाई वहाँ पे कि तुम्हारा घर बंधवा रहा हूँ मैं, ये बोल के वहाँ पर उनकी जो दक्षिणा थी, जो भी वो अमाउंट लेते थे, वो बोल के चले गए। भाई चीज़ें फिर दोबारा शांत हो गई। पहले वो जो गुरुमा वाला इंसिडेंट हुआ था वो हुआ, उसके बाद ये मौलाना वाला जो इंसिडेंट था ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो बताने वाला है ना बंदा प्रदीप, वो तो बता रहा है अपने मामा की कि मेरे मामा ने ही ये सब कुछ हो रहा था और मामा के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। तो प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। जो लड़का बता रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, और जो लड़की है और जो प्रदीप है वो सगे भाई बहन है? नहीं, अच्छा, कजन भी नहीं, आमने सामने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रदीप ने बताया कि भाई सब कुछ हो रहा था मामा के लड़के के साथ, और वो लड़की की इन्वॉल्वमेंट अलग थी, वो दूसरा घर था सामने वाला। तो इस टाइम पे प्रदीप ने बताया कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, अभी 2024 की बात है, 24-25 की बात है। तो उस टाइम पे सबका प्लान बना कि भाई चलते हैं। अब जहाँ जाना था
वो काफ़ी बड़ी लोकेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा उसका जगह है, मतलब काफ़ी सही है। वहाँ पर उनको जाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने से जस्ट एक रात पहले वो जो मामा का लड़का प्रोसेस हुआ था, जाने से पहले उस घर की वो जो कीलें थी वो अपने आप निकली मिली। उस घर में जो सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ऊबड़ खाबड़ हो रखा था और वो लड़का दोबारा पोजेस हो गया था। और उसने पता नहीं क्या सोच के घर वालों के सामने बोला जाने से एक रात पहले कि अगर तुम मुझे उस गांव में लेके जाओगे तो किसी को वापस नहीं आने दूंगी। अच्छा, लड़के ने ये चीज बोली, अगर उस गांव में लेके जाओगे, मतलब उस गांव में हो सकता है कोई उतारा करने वाला हो, कोई सुप्रीम पावर हो, या वहां पे शादी के टाइम पे कोई आने वाला हो। उस लड़के को पता चल गया था, मामा के लड़के को, कि अगर तुम मुझे वहां लेके जाओगे तो मैं वापिस नहीं आने दूंगी। लड़का बोल रहे हैं उसमें एग्जैक्टली लड़की की आवाज में कि अगर वहां लेके जाओगे तो वापस नहीं आने दूंगी। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़नी शुरू करी। फिर दोबारा एक बाबा को बुलाया गया। इस टाइम पे ना मौलाना थे ना वो गुरुमा थी, बाबा को बुलाया गया। वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि भाई ये किसी लड़की की आत्मा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हारे लड़के को ये ले जाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक पोजेशन था वो 5-10 मिनट चला और वो लड़का जो था बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि देखो मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि परमानेंट इलाज है, इसके लिए तुम्हें हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। अब इनके पास इतना टाइम था नहीं, इन्हें शादी में जाना था। इन्होंने क्या करा, उस बाबा से जो इलाज करवाया बड़े वाले लड़के का, छोटे वाले लड़के का और बड़े वाले लड़का का, किसी एक का इन्होंने इलाज करवा लिया था, जिसपे उस टाइम पोजेशन आया था, शायद छोटे वाले पे आया था। तो छोटे वाले लड़के का इन्होंने इलाज करवा लिया। भाई इन्होंने इलाज करवाया छोटे लड़के का। जिस दिन ये लोग निकल रहे थे शादी के लिए, बड़े वाले लड़के में पोजेशन आ गया। रास्ते में ही उसके अंदर पोजेशन आ गया। पूरे रास्ते, पूरे गाड़ी में हल्ला मच रहा है। 2 गाड़ियां यहाँ से गई थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर, और रास्ते में ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि भाई उस लड़के के साथ दिक्कत हो रही है। तो फिर दोबारा वो जो बाबा इनके घर पे आए थे छोटे वाले भाई का इलाज करने, उनको कॉल पे लिया गया। उन्होंने वहाँ से मंत्र पढ़े। तो मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ बड़ा वाला जो लड़का था वो शांत हो गया। मामा जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बाबा ने बताया कि बेटा हाथ तो तेरा ही है इसमें, बेशक तूने जानबूझ के करा हो या गलती से करा हो, लेकिन मैंने तेरे को बोला भी था कि हवन करवाना पड़ेगा, तुम्हें शादी जरूरी थी, तुम शादी अटेंड करने निकल गए, अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा। मामा जी की एक लड़की भी थी जो सबसे अलग है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं चल रही है। दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये पहुंच गए गाँव में, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक लाइन हाईलाइट करता हूँ दोबारा, जो उस स्पिरिट ने बोली थी कि अगर मुझे लेके जाओगे मैं वहां से वापस नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये चीज़ें चलती गई, शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड कर लिए। अब वापस आने की बात हो रही थी। जब ये गाँव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। सबसे पहले टायर फटा। इन लोगों को एक ऐसा दिन सिलेक्ट करा गया था जिस दिन इनके वहाँ पे मान्यता है कि हमें इसी दिन ट्रैवल करना चाहिए, ये दिन सबसे शुभ होता है। उस एंटिटी ने इनका वहाँ से निकलना मुश्किल कर दिया। इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती कर दी कि हमें इसी दिन निकलना है, इसी दिन निकलना है। बार बार गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहाँ से निकले, अब इस चीज़ को भाई ध्यान से सुनना, ये एंडिंग बहुत डार्क है इसकी, कि जब ये वहाँ से निकले ना तो 2 गाड़ियाँ थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे, और मामा जी की फैमिली के साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। फूफा जी जो थे उनके साथ बुआ जी बैठी थी और बहुत सारे रिलेटिव बैठे थे। मामा वाली जो गाड़ी थी उसमें सारी फीमेल्स बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। मामा जी वाली गाड़ी में दोनों 7 सीटर थी, और इन्होंने आपस में डिस्कस किया था। एक जगह चाय पी है इन लोगों ने, वहाँ पे डिस्कस किया है कि हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गाड़ियों को सलामत चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फूफा जी आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, मामा जी पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बीच में जब ये चाय पीने रुके ना, उस टाइम पे जो फूफा जी के साथ बुआ जी थी, उन्होंने बोला कि मैं औरतों में जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूंगी तो मेरे टाइम पास हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा टाइम का। इधर से क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी में से जो बड़ा वाला मामा का लड़का था जिसपे एक टाइम पे पोजेशन आया था, वो आके इस वाली गाड़ी में बैठ गया। अब भाई जब गाड़ी चलनी शुरू हुई ना हाईवे पे, फूफा जी गाड़ी लेके जा रहे, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। इन्होंने क्या करा, गाड़ी साइड में लगा ली
कि 15-20 मिनट हम देख लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है क्या नहीं है। अब वेट करने लगे तो इन्हें लगा शायद कोई फ्रेश होने उतरा होगा किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या चाय पीने के लिए कोई उतरा होगा, कोई वॉमिटिंग हो गई होगी किसी कॉल वॉल नहीं करी इन्होंने? उस टाइम पे कॉल नहीं करा। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी वाइट कलर की? उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब, पीछे वाली गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाओ। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। फूफा जी गाड़ी चला रहे थे, फूफा जी ने क्या करा, यू टर्न मारा और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से 2 एम्बुलेंस निकली है। उसी टाइम पे 2 एम्बुलेंस थी जो इनके पूरे परिवार को, पीछे वाले को भर के लेके जा रही थी। अच्छा। ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने देखा जो पीछे वाली गाड़ी थी पूरी खूनम खान, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे स्किन चिपकी हुई है, कहीं पे जो अंदर की चीजें होती है ना, मांस चिपका हुआ है, कहीं पे कुछ है। मतलब गाड़ी को देख के कोई भी ये साक्षात बता सकता था कि भाई कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि जो सब्सक्राइबर उसने हमसे फोटो भी शेयर की है, लेकिन मेरे को नहीं लगता लगाने की जरूरत है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी देख के विचलित कि बहुत अजीब सी वो फोटो है। जब ये लोग पूछते हैं पुलिस वालों को दोबारा कॉल करके कि कहाँ गए, सारे के सारे आपने कॉल करके बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, यहाँ पे आ जाओ। भाई आगे वाली गाड़ी में फूफा जी थे, चाचा जी थे, पीछे वाली गाड़ी में चाचा जी का लड़का भी बैठा हुआ था, बुआ जी भी बैठी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसमें मामा का लड़का भी था, मामा का छोटे वाला, बड़ा वाला आगे चला गया था। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। शिट। चाचा का लड़का और मामा का लड़का। मैं बता रहा हूँ इस टाइम मेरे को भी काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। वो दोनों स्ट्रेचर पे पड़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जाते ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हालत देखी गई, जो चाची जी थी, उन चाची जी की जो हालत थी वो पता कैसी थी? उनका सर फटा हुआ था और पूरा ऐसे जैसे लटक जाता है ना, इस तरीके से लटका हुआ था। तो एम्बुलेंस वालों से बात की कि हुआ क्या ये। उन्होंने जो चीज़ बताई ना एम्बुलेंस वालों ने बताया भाई हम पीछे बैठे हुए थे, चाची जी ने एम्बुलेंस वालों का हाथ पकड़ रखा था और बार बार चाची जी बोल रही थी मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो। ये जैसे एम्बुलेंस वाले बात करते हैं ना कि हाँ माता जी मत आप टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से जो चाची जी बैठी हुई थी उनकी गर्दन मुड़ी यूं करके सर ऊपर गया, धम धम धम, स्ट्रेचर पे खुद ही बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया और 10-12 बार उन्होंने अपने स्ट्रेचर पे इस तरीके से सर मारा और फिर वो भी खत्म हो गई। 3 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहां पर जब ये लोग पहुंचे तो सबसे पहले चाचा बेहोश हो गए, फूफा जी वहां पे थे। फूफा जी ने देखा भाई मेरा भी बच्चा खत्म हो गया, मेरी वाइफ भी खत्म होगी, बुआ जी भी खत्म हो चुकी थी। अच्छा ये सॉरी चाची मैंने बोल दिया, बुआ जी थी। बुआ जी जो पीछे गई थी, जो बोली थी औरतों के साथ बैठ जाऊं, वो भी खत्म हो चुकी है। मामा और मामी की जो, मामा जी की जो लड़की थी, वो 2 बच गए थे बस। उसके अलावा पीछे वाली गाड़ी में 4 लोग थे जो खत्म हो गए थे। और चौथा कौन था? चौथी थी चाची। अच्छा हाँ, चाची ही थी वो। चाची जी खत्म हुई है, चाची खत्म होगी, बुआ खत्म हो गई और दोनों बच्चे खत्म हो गए। चाचा का लड़का और मामा जी का जो लड़का था वो खत्म हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार के ऊपर एकदम से जो गाज टूटी है, ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस टाइम पे परिवार में ऐसा हो गया था कि एक साथ इतनी चीज़ें हो गई। और भाई जब ये बॉडी देखने गए ना, एक बच्चा था जिसके सर में ना गेयर घुस गया था, जो लगाने वाला गेयर होता है ना, वो घुस गया था इधर। मामा जी वगैरह बच गए क्योंकि एयर बैग टाइम से खुल गए थे, नहीं तो जो लोग आगे पीछे बैठे थे उनकी अंतड़ियां बाहर आ गई थी। इतना बुरा एक्सीडेंट ये हुआ था वहाँ पे। इन्होंने उस चीज़ को समेटा, मामा जी बच गए थे, उन्होंने समेटा। चाचा जी जो थे वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने भी अपने बच्चे और बीवी खो दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग गाँव पहुँचे, सबका विसर्जन करा, जब वहाँ पर अपने सबसे जो मेन बाबा थे, गुरु जी थे, उनसे मिले और उनको बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरु जी ने साफ बता दिया कि भाई एक लड़की थी, याद करो, जिसको मर गई थी या मार दिया था। वो लड़की इंसाफ चाहती थी, लेकिन मामा जी ने वहाँ पे आके क्या करा, घोषित कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वो सुसाइड है। वो सुसाइड था या क्या था हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंटिटी थी
वो शुरू से ये चाहती थी कि मेरे को उस चीज़ का इंसाफ मिले। मामा जी ने अपनी तरफ से क्या करा, बीच में अड़चन बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड सुसाइड है। जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके घर में प्रवेश करी, सबसे छोटे वाले लड़के पे आई, फिर बड़े वाले लड़के पे आई, और उस एंटिटी ने बोला भी था अगर मुझे गांव लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अब इन्होंने पूछा कि गाड़ी के अंदर ऐसा हुआ क्या, तो वो बाबा जी ने अपनी आंख बंद करी होगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बताई जो चीज़ भाई, बताया कि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे चलने लग रही थी। मामा जी का जो लड़का था वो अचानक से अपने ही पापा को बोलने लगा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके पापा ने पीछे मुड़ के पूछा हुआ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने जैसे गाड़ी नहीं रोकी अपने बाप का सीधा यू करके नाक पे मुक्का मारा, उसके पापा ब्लैकआउट हो गए। उसके पापा ने सीधा गाड़ी देकर हमारी पेड़ पे, अच्छा। पेड़ पे गाड़ी लगते ही वहाँ पर जिस तरीके से सब फटे हैं एकदम से धम करके, वहाँ पर वो पूरा इंसिडेंट हो गया। और वो लड़की लेने तो सिर्फ एक को आई थी लेकिन अपने साथ 4 जनों को लेके चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर का उतारा करवाया, लेकिन तब तक वो एंटिटी अपना बदला ले चुकी थी। तो आगे के लिए तो ऐसा हो गया कि ठीक है घर को बंधवा लिया इन्होंने, लेकिन जो चाचा जी थे जिसके बारे में हमें प्रदीप बता रहा था भाई, चाचा जी इतने बिजनेस माइंडेड थे ना कि जिस बिजनेस में वो हाथ रख देते थे वहाँ पर वो गोल्ड बना देते थे। उस चीज़ को बोलते हैं ना, पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बन गया। बोले एक टाइम ऐसा आ गया कि जो चाचा जी थे वो देख के पता क्या बोलते थे, अरे देख देख चाची आई है, देखो तुम्हारी चाची आ गई मिलने के लिए मुझसे, देखो मेरा बच्चा जा रहा है, देखो दोनों आ गए। उनकी कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो बैक टू बैक पूजा पाठ और हवन चले, तब जाके चाचा जी अभी भी बचकाने हो गए, मतलब कि एक बच्चा दिमाग हो गया, सही नहीं हुए अभी तक। ट्रॉमा घुस गया उनका। हाँ, वो डिप्रेस हो गया बुरी तरीके से। खतरनाक कहानी भाई। अच्छा भाई, प्रदीप जो है, जो सब्सक्राइबर था, उसके मामा का ये डिक्लेयर करना कि इस घर में ये जो हुआ, ये सुसाइड हुई है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा वो थी कि वो जो कह रहे हैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो रही है घर में और वो चीज़ मानी जा रही है। काफ़ी नाम चलता था उनका, अच्छा। काफ़ी बातचीत थी उनकी। और वहाँ जो हुआ उसमें सबसे एक बढ़िया चीज़ पता है क्या थी, जो उस परिवार को बचा गई। जिस परिवार में पूरा कांड हुआ था ना, उन्होंने वो घर खाली कर दिया था उसी टाइम पे, वो वहाँ से चले गए थे, खाली करके चले गए वो, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके कोई ना कोई फड्डा हो सकता है। हाँ। वो वहाँ से चले गए, तो वो स्पिरिट जो थी सीधी की सीधी अपना बदला लेने पहुंची है यहाँ पे। और भाई गुरु माँ, मौलाना, बाबा, चौथे ये थे गुरुजी, जो एक्चुअली में बचा ही नहीं पाए किसी को भी। और ये भी बता नहीं पाए कि क्यों उस लड़की की मौत हुई, सुसाइड थी या क्या थी, इन्होंने पूछा नहीं उनसे। भाई मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट में लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी हम इस चीज़ को डिक्लेयर करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि जब घर वालों को नहीं पसंद था तो फिर क्या ही हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इंसिडेंट काफ़ी डार्क रहेगा, एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा एक ऐसी है कि मेरे को 3 बार सुननी पड़ी, उसके बाद भी थोड़ा सा बुआ और चाची में मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि एक्चुअल में इतना ज़्यादा इसमें वो है ना टॉर्चर वाला सीन कि कोई इंसान ये देखे कि मेरे अभी गाड़ी पीछे आ रही है और अचानक से पता चले ये एम्बुलेंस तो वही थी जो हमारे घर वालों को लेके जा रही थी। और हॉस्पिटल जाके पता चले कि भाई ये, और फिर बाबा जी के पास पता चले तो कि मामा जी के मुक्का मारा और गाड़ी सीधा पेड़ पे लगी। घर वाले सुन रहे हैं तो सिर्फ ये चीज़ की एक इतने से स्टेटमेंट की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। थोड़ी लेकिन लापरवाही भी रही इनकी, अगर इनको ये इतना बिलीव ही कर रहे हैं कि ये किसी को दिखा रहे हैं, बाबा को या मौलवी को, और वो ये कह रहे हैं कि मत जाना वरना पूरा, वो जैसे वो आत्मा आती है वो कहती है कि तुम उधर मत जाना वरना मैं पूरे परिवार को ले जाऊंगी, वो भी उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में और चले गए सब, वो भी लापरवाही रही। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो उस तरफ नहीं देख के ना, मैं तो लॉस को देख रहा हूँ। मैं अगर ये सब देखूँ कि पास्ट में क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो फिर मेरे को ये देखना चाहिए कि मामा जी ने इन्वॉल्वमेंट क्यों रखी। वही, हाँ वही मैं कह रहा था कि उनकी वहां तक तो जाऊँ ही ना, तो मैं ये देखूँ कि लॉस कितना बड़ा हो गया सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि एक स्टेटमेंट दे दी, और वो पता नहीं कितनी बार एंटिटी आके बोल भी चुकी थी मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। अब एक के साथ वो 3 को और ले गई, मतलब 4 सीधा मृत घोषित हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मामा जी जिंदा छोड़ दिए कि बेटा अब तू देख तेरा परिवार कैसे तड़पेगा। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है कि मामा और लड़की को छोड़ दिया, एक बेटा तो आगे वाली गाड़ी में बैठा था, मामा जी जो है वो जिंदा छूट गए कि भाई अब तू देख कि एक्चुअल में होता क्या है जब अपना कोई गुजरता है। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है, मतलब किसके साथ हुई है, कुछ बताओ थोड़ा। भाई सेकंड इंसिडेंट अपने यही का ही है, आसपास का ही, और जो बताने वाले उनका पूरा नाम तो राजेश है, वैसे उन्हें राज नाम से पुकारा जाता है। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे,
और काफ़ी अच्छा अर्न करते थे। लेकिन जिस तरीके से वो अर्न करते थे ना, उनके आसपास वाले जो इनके रिश्तेदार थे बहुत चिढ़ा करते थे उस चीज़ से रिलेटेड। घर में कोई ना कोई अनबन रहा करती थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो इनके पापा है, राजेश के पापा जो है, इनके खुद के मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से चिढ़ते थे कि ये दूसरे भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता, खुद के लिए ही सब कुछ करता है। तो क्या होता था, जैसे राजेश के तो वो दादाजी लगे जो इनके पापा के पापा हैं, वो दादाजी शाम को पी के आते थे और राजेश के पापा को डांटते थे कि अगर तेरे से नहीं करा जा रहा, तू घर में पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ के निकल जा, हमारे किसी काम का नहीं है। और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो भी क्या करते थे, जैसे राजेश सबसे छोटे वाले, उनसे एग्जैक्टली काउंटिंग बताया हूँ, सबसे बड़े वाले जो भाई है वो रियल एस्टेट में थे। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो राजेश के बड़े भाई है, मतलब बीच वाले हैं वो वाईफाई के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। और राजेश स्टूडेंट है जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। तो हुआ क्या, ये सारे जब निकल जाते थे ना अपने काम पे, तो राजेश की मम्मी को टॉर्चर किया जाता था। जो बगल वाले रिलेटिव्स थे, जो दादा दादी थे, वो टोंट मारा करते थे कि तेरा पति घर में पैसे नहीं देता है, तेरे 3-3 बच्चे पल रहे हैं, हमने भी तो एक टाइम पे उन्हें पाला है, तो एक काम करो तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम अपना घर बसा लो। अब राजेश जो स्टूडेंट था वो इन सब चीज़ों को देखा करता था कि जब भी ये लोग बैठते हैं शाम को तो इसी बारे में बात होती है कि दादा दादी ने आज इतना सब कुछ बोल दिया, साइड में जो चाचा वगैरह रहते हैं इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो जो राजेश के पापा थे वो एक डिसीज़न लेते हैं कि अब फाइनली हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना। और किसी गांव में, एक गांव था, ये 2000 मेरे ख्याल से 21-22 का इंसिडेंट होगा, 22 का ही है शायद, 22 या 23 का। तो उस टाइम पे जो राजेश के पापा है वो एक गांव में जगह देखते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं थी उनको, तो वो क्या करते, थोड़े बड़े गज में एक घर ले लेते हैं वहाँ पे। अब इस गाँव के बारे में राजेश ने बताया कि भाई जिस गाँव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर शुरू से ही इन भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हमारे पास आ रखे हैं, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना। उन इमेजेस में ये दिख रहा है साफ साफ कि इनके घर के बाहर पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है, झाड़ियाँ है पूरी की पूरी, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक नहर बह रही है, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और कहावत यह है कि ये जो बरगद का पेड़ है इस पर ब्रह्म राक्षस, मुंजिया, जिन जिन्नात हमेशा से इनका वास है। इस पूरे गांव के बारे में एक अफवाह पहले से ही फैली हुई है, जो लड़कियों के लिए अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई भी लड़की रात को बाल खोल के छत पे नहीं जाएगी, क्योंकि इस गांव के जंगलों में एक जिन जिन्नात का साया रहता है। अब हुआ क्या, राजेश ने बताया कि भाई हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। गाँव का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपने घर के बारे में बता दिया। एल शेप घर था, सामने हॉल था, अंदर कमरे थे। अब बताया कि भाई जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो एग्जैक्टली उस गांव में गिन के 5-6 घर थे उस टाइम पे जब हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी तो हमने ज़्यादा ले ली थी। पापा अपने काम पे जाया करते थे, मम्मी घर में रहती थी। बड़ा वाला भाई जो था वो रियल एस्टेट में था, उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होया करता था। जो बीच वाला भाई था वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके एक टैलेंट के बारे में बात की, जिस टैलेंट को ही, जो टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा मार गया। वो बंदा सिंगिंग किया करता था, वीडियो बनाया करता था और रील्स बनाया करता था और जो भी बनाया करता था उस जंगल वाले एरिया में जाके बनाया करता था। वो क्या करता था, जैसे वाईफाई वाले ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होगी या फिर जिस दिन पार्ट टाइम उसे लगता है कि आज काम नहीं है, तो वो क्या करता था, जंगल वाले एरिया में निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो राजेश थे वो बताते कि भाई मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे भाई की जो आवाज़ है वो सिंगिंग के मामले में बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा वो गाता था। कि जो मेरे भाई का दोस्त था ऋतिक, वो उसका इतना अच्छा दोस्त था, मतलब एक दूसरे पे जैसे भाई मरते हैं ना, ऋतिक इकलौता दोस्त था उसका, जो इसका भाई है। भाई का नाम मानव रख लेते हैं, कि राजेश ने बताया मानव जो मेरा भाई है उसका दोस्त ऋतिक था। ये ही दोनों थे जो एक दूसरे के लिए दोस्ती में मरे करते थे, पूरे दिन उठना बैठना, साथ में घूमना, सब कुछ करना। ऋतिक एक बार ना ट्यूशन से वापस आ रहा था, 7:30 बजे का उसका ट्यूशन था, और ट्यूशन से आते आते उसको कभी कभार 9-9:30 बज जाते थे। गाँव वाला एरिया था। एक बार ऋतिक हो गया किडनैप, ठीक है। जब ऋतिक किडनैप हुआ तो उसकी ढूंढावाली चली और 1 हफ्ते में ऋतिक वापस मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार 2 महीने बाद ऋतिक फिर दोबारा किडनैप हुआ। इस बार ऋतिक का कुछ भी आता पता नहीं चला। अब हुआ क्या, जो ये मानव था राजेश का भाई, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गया। जंगल में जाया करता था, वहाँ गाने वाने बनाता था, रील्स बनाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। एक दिन जब ये घर वापस आता है ना मानव, तो राजेश ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, पक्का ये रो क्या है।
इन्होंने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, ये सोच के कि यार दोस्त था, नहीं मिल रहा तो इमोशनल हो गया। और दोस्ती को भी समझ रहे थे कि बहुत पुराना दोस्त था, इकलौता दोस्त था इस गाँव में जो बना था, तो इसलिए अपसेट है ये। बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन उस दिन से कुछ चीज़ें चेंजेस जो है मानव में देखने को मिली। मानव जब घर वापस आया ना तो वो 19 घंटे सोया करता था। आया, खाना खाया और सो गया। उसे बार बार उठा रहे हैं कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, तेरे को ऑफिस जाना है, उठ जा फटाफट से ऑफिस चला जा। नहीं जाना ऑफिस, नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जैसे किसी दिन अगर बैठे ना इन्होंने, तो इन्होंने मानव से वो पूछा कि तू क्या गाना बना रहा था ऋतिक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। राजेश ने भाई हाईलाइट करा कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय भाई, उस बंदे ने दोस्ती के लिए जो गाना लिखा ना अपने दोस्त ऋतिक के लिए, हम भी ये देख रहे थे कि मतलब इस बंदे ने ये लिरिक्स निकाले कहाँ से। बहुत बेहतरीन तरीके का गाना, और वो गाना सुनते सुनते सारे ही रो पड़े उस दिन कि ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, दोस्ती में इतना सब कुछ चल रहा है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मानव को इन्होंने ज़बरदस्ती वाईफाई के ऑफिस में भेजा कि कंप्लेंट आ रही है, फ़ोन बज रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा। अब ये जब वहाँ पर गया ऑफिस में, वाईफाई ऑफिस में, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ जाके सो गया। बॉस के घर पे कॉल आ रही कि आपने क्या इसकी नींद पूरी नहीं होने दी है, ये यहाँ पे आके सो गया है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 24 घंटे में से 19 घंटे सिर्फ सोने लग रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी सोने लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इनके मौसा थे जो मुंबई में कारपेंटर थे। अच्छा। मौसा जी इस टाइम पे इनके घर पे आने वाले थे, और राजेश ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि भाई जो मौसा जी है ना, उनके साथ पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रखी है मुंबई में, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर वहाँ पे पता नहीं किसी ने काला जादू वगैरह करा होगा, जिसकी वजह से मौसा जी ने 2 साल इतना स्ट्रगल करा है। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके जो कंधे हैं उन पे भार आने लग जाते हैं। तो मौसा जी जब इनके घर पे आते हैं ना, उन्होंने कदम रखते ही सबसे पहले ये पूछा मानव का है, खुद से उन्होंने पूछा मानव का है। तो राजेश ने अपनी तरफ से बताया कि मौसा जी ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है, और पता नहीं 19 घंटे सोता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो मौसा जी ने बोला कोई नहीं, एक काम करेंगे हम ना, बालाजी चलेंगे, ठीक है, टेम्पल होके आएंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे घर वाले आपस में बात कर रहे थे इस बारे में कि टेम्पल आएंगे, टेम्पल आएंगे, टेम्पल होके आएंगे, तो उस टाइम पे मौसा जी ने बोला मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बाकी तुम देख लो किस तरीके से चलना है, कौन से दिन चलना है। अब जब ये बैठ के बात कर रहे थे ना कि बालाजी टेम्पल जाना है अपने मेहंदीपुर बालाजी, जो मयंक था अंदर सोने लग रहा था, वो बाहर आया, मानव, मानव जो था वो बाहर आया, और अचानक से इधर उधर देखते हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो भाई इसने देखा एकदम से राजेश ने कि भाई आंखें पूरी लाल हो रखी है, और जब जब राजेश नाम ले रहे बालाजी, बालाजी टेम्पल, हनुमान जी, हनुमान जी, वो बंदा कपकपा रहा है, उसके अंदर कपकपाहट सी आ रही है, मतलब जैसे पता नहीं किसी चीज़ का खौफ है। उसने सुना, वो अंदर चला गया वापस, जो मानव था। मौसा जी आए, तो मौसा जी ने बोला कि क्या हुआ। इन्होंने बताया कि उस टाइम इसके मम्मी पापा भी वहीं थे, बस एक रियल एस्टेट वाला भाई नहीं था। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी आया था बाहर, और पूरी आंखें भटलाल हो रखी है, और जब जब हनुमान जी का नाम आया तो इस तरीके से रिएक्शन दिया जैसे हमारा नहीं है वो, मानव हमारा नहीं है। तो भाई मौसा जी बोले ठीक है, एक बार मैं चल के बात करता हूँ अंदर। मौसा जी वहाँ पे गए। मौसा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तू मेरे साथ चलेगा ना बालाजी मंदिर। उठ के सीधा उसने बोल दिया कि चला जाए यहाँ से, चला जाए, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इसके मौसा जी समझ गए कि ये वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है। तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया एक, वहाँ पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। जो मानव था वो चिल्लाने लग गया कि मेरे को मंदिर लेके जाओगे तुम, ऐसे कैसे मंदिर ले जाओगे, मेरे से बिना पूछे तुम मुझे कैसे मंदिर लेके चले जाओगे, मार दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब घर में ये चिलचिलाहट शुरू हुई ना, तो इनके घर के पीछे 3 भक्तों का घर था। एक घर में 3 भक्त थे, अब वो पूजा करते होंगे, भक्त थे। उनमें से क्या हुआ, एक भक्त आ गया देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो भक्त वहाँ पे बैठा, उसने पूछना शुरू करा कौन है तू। नहीं बताए, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ क्या करने आया, तेरे को भस्म कर दूंगा। वहाँ पे वो बोल रहा है जो भक्त है कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, यहाँ से बोल रहा है तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बार बार पूछना शुरू करा कौन है, कौन है, कौन है। तब उस एंटिटी ने पहली बार बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। तो इन्होंने पूछा कि भाई तू मतलब इसके शरीर में क्या कर रहा है, और तू किस मकसद से आया, तेरे को चाहिए क्या, जो चीज़ तेरे को चाहिए तो बता दे। मतलब एक भक्त का काम था कि मैं जो भी मांग रहा है भोग वोग दे के इसे भेज दूँ। काफ़ी टाइम तक बोलता रहा नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है। वो जो जिन था वो ये चीज़ बोलने लग रहा है मुझे इस बच्चे को लेके जाना है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है,
और मैं इसके अंदर पिछले 2 महीने से हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने इसे पोजेस करने की बहुत कोशिश की, मैंने इसके शरीर पर कब्जा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ये कैसे न कैसे बच जाता था। लेकिन इस बार मैं इसे लेके जाऊंगा। तो भक्त ने पूछा कि अब तूने इस पर कब्जा कैसे पा लिया? बोला जब ये जंगल में आया था ना, अपने दोस्त को याद कर रहा था और जब ये रोने लगा, डिप्रेस हो गया, तब मैंने इस पर कब्जा पा लिया। जब ये बहुत ज्यादा इमोशनली कमजोर हुआ और अभी वीक हो गया होगा उस टाइम। एग्जैक्टली, तब मैंने इसके ऊपर धावा बोल दिया और मैंने इसे पोजेस कर लिया। 2 महीने से वो नहीं जाऊंगा। भक्त ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्रियाएं शुरू करी और पूछना शुरू करा, तू बता दे क्या चाहिए तेरे को। उसने क्या करा, बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आ जाओ। नॉन वेज का नाम लिया कि इस चीज़ का भोग लेके मैं चला जाऊंगा। मंगवाया गया। जो राजेश है वो अपने मौसा जी के साथ वो सामान लेके आए मार्केट से। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना भोग, उसने सूंघा यूँ करके अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद चलो फाइनली सब हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जिन सारे झूठे वचन दे के गया वहाँ पे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, राजेश सोने लग रहा था। उसने क्या करा, राजेश ने जैसे होता ना ठंडी हवा का झोंका राजेश की कमर पे लगा, जैसे भरी गर्मी में यार एकदम से ठंडी हवा कहाँ से आई। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो भाई था, वही जो मानव था, वो उसे घूर घूर के देख रहा है कि तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा, तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा। प्रॉपर आवाज बदल गई, प्रॉपर कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगा मैंने जो वचन दिए वो सही है? अब ये भाई उठ के सीधा भागा। इसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत हो रही है। सारे घर वाले आए, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया, चिल्लम चिल्ली हो रही है। उधर से समझ गए थे उस भक्त को बुलाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जिनने उसका कर दिया था कि उल्लू बना दिया था उसे। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा किसी से पता करना शुरू करा। लेकिन 5-10 मिनट में वो पोजेशन के बाद वो जो मानव था वो बेहोश हो गया था। इन्होंने क्या करा, किसी से पूछताछ करी, फिर एक उसको बाबा को बुला के लेके आए, जो बाबा वहाँ पे मानने वाले थे, जिनका नाम था किसी और को। हाँ, किसी और को। तो सुबह जब वो बाबा आए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई ऐसा है कि ये जो लड़का है इसको पोजेस कर रखा है एक जिन ने, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी आत्मा भी है। जिन तो है ही है, लेकिन कोई और भी एक आत्मा है और वो आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये थोड़ा सा हैरान हो गया कि कोई और आत्मा इसे प्रोटेक्ट कर रही है मतलब। तो बताया जाता है कि इसके साथ ऋतिक की आत्मा है। ऋतिक जो गायब हुआ था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बस वो बता तो दिया था भाई कि उसका हुआ जो हुआ, किडनैप करने वालों ने शायद खत्म कर दिया उसे। अच्छा। बट उसकी आत्मा इसको प्रोटेक्ट कर रही है उस जिन से, वरना वो जिन 2 महीने से कोशिश कर रहा है कि इसे लेके चला जाए। अब ऐसी ऐसी बातें बता दी वहाँ पे भाई। सुन के ना सबसे पहले राजेश बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ मेरा कलेजा फट गया। वो जिन बोला कि तुम्हें इतना पता है, तुम्हें अपने परिवार वालों के बारे में इतना तो पता नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे बगल में सोता है, रोज रात को 1:30 बजे मैं इसे अपने वशीकरण करके शमशान पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर क्रिया करवाता हूँ और तुम्हारे उठने से पहले वापस आके लेट भी जाता है। कैसी क्रिया? अब वो वहाँ पे जाके करता होगा, कोई जिन विन की सेवा करता होगा, भोग चढ़ाता होगा। वश में करने के लिए पूरा वश में कर लिया था। बताया कि राजेश के बगल में वो सोता है, रात को उठता है, 1:30 बजे वहां जाता है और वापस आके लेट भी जाते हैं। घर में किसी को पता ही नहीं है, ये 1.5-2 महीने से चल रहा है। अच्छा। अब उसे बाबा जी से बोला गया कि इसे ठीक करना है, कैसे करा जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस जिन को निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, कम से कम मेरे को 2-3 दिन चाहिए होंगे कि मेरे को हवन करना पड़ेगा। भाई वहाँ पे उस टाइम पे वो धागे वागे दे गए जो बाबा जी थे कि ये धागे मैं दे रहा हूँ और इससे अभी तक तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो तीसरी रात आएगी उस दिन मेरे को हवन करना है। 1 रात आराम से निकल गई। दूसरी रात इसकी आँख खुली राजेश की एग्जैक्ट 1:30 से 2 के बीच में। इसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो भाई था वो था ही नहीं वहाँ पे। इतने एकदम से ही हो जाता, भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ चला गया। वो चिल्लाने लगता, पापा पापा भाई नहीं है। मानव पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार देखना शुरू करना तो जाके देखा एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर उकड़ू बैठा हुआ है। अच्छा। इस तरीके से बिल्कुल, और बार बार यही कि अब इसे ले जाने का वक्त आ गया, इसे ले जाने का वक्त आ गया। तुम्हें क्या लगा मैं कोई आम जिन हूँ और मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, हाथ पैर छुड़वा के सीधा ये भागा है, उसी वाले बरगद के पेड़ के ऊपर जाके ऊपर बैठ गया। सारे घर वाले पीछे पीछे भागे। इनके घर से मेरे ख्याल से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा, वहीं पे शमशान है, वहीं पे वो नहर है और नहर के पास एक हैंडपंप लगा हुआ है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचे, ऊपर देखा भाई ये तो बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब वहाँ से बार बार बुला रहे नीचे आ जा, नीचे आ जा, हम तेरे पेरेंट्स है, कोई नहीं है।
इसे लेके जाने का वक्त आ गया, बुला लो कितने भक्तों को बुलाओगे, बुला लो कितने गुरुजी को बुलाओगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ी गई और बहुत सारे मंत्र थे जो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो मैं उनका नाम इस तरीके से नहीं लूँगा, मंत्र पढ़े गए। उसके बाद राजेश और उनका सबसे बड़ा जो भाई है रियल एस्टेट वाला, वो ऊपर चढ़े, वो उसे नीचे लेके आए कैसे न कैसे। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में जब गुरुजी ने बोला था ना कि तीसरी रात में हवन करूंगा, तो साला ये बाहर कैसे निकला, मतलब ये गेट खुला कैसे, इन्होंने ताला लगा रखा था। वो पता चला वो रियल एस्टेट वाला भाई आया था 1:30 बजे, उसे किसी काम से जाना होगा या आना होगा, उसने वो ताला खोल दिया। ताला खुलते ये भाग गया, इसे उतारा, इसे वापस लेके आए। अब जब वापस लेके आए तो फिर अगले दिन गुरुजी को बुलाया कि भाई ये फिर दोबारा पोजेस हो गए। दोनों जो इससे पहले वाला भी बताया था रियल इंसिडेंट, और ये भी बता रहा हूँ, दोनों में देखना कि मतलब एंटिटीज किस तरीके से खेलती है। जो गुरुजी आए उन्होंने पूछा भाई तू क्या चाहता है, हम तेरे को भोग भी दे रहे हैं, हम तेरे को सब कुछ दे रहे हैं, तब भी तू जाने को तैयार नहीं है। बोला मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, अपनी दोस्ती पे मरता है, बहुत अच्छे नेक दिल का है, ऐसे वैसे करके बहुत बोला। तो गुरुजी ने पहले तो बहुत कोशिश की कि भाई फाइनली हम कुछ करें, मान जाए, भोग पे मान जाए। जब भोग पे नहीं माना तो उन्होंने बोल दिया ठीक है अब हम तेरे को निकालेंगे, अपने तरीके से निकालेंगे। तो इनके सामने जो मौसा आ रखे थे उन्होंने बोला आप एक काम करो, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो थोड़ा वीडियो में बताना ठीक नहीं रहेगा। तो नॉन वेज और 3 कंकाल के जो सर होते हैं वो लेके आओ। रात को पूरे शमशान के अंदर अब ये क्रिया चल रही है। शमशान में एक घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद क्या करे, 3 वहाँ पे जो स्कल थे वो रखे, उनके ऊपर टीका लगाया जैसे किसी चीज़ को, वो भी आवाहन दे रहे हैं जो गुरुजी है कि आओ और इस जिन को निकालो। अब यहाँ पे राजेश खड़ा है, उसके पापा खड़े हैं, रियल एस्टेट वाला भाई खड़ा है, उसके जो मम्मी है वो खड़ी है और देखने लग रहे हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, जो राजेश है उससे पूछ रहे हैं, ये वो जो मानव था उससे पूछ रहे हैं कि निकल रहा है नहीं निकल रहा, आखिरी बार पूछ रहे हो। वो पता क्या कर रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है, एक बार नहर की तरफ देख रहा है, एक बार शमशान की तरफ देख रहा है। गुरुजी ने बोला तू मुझे ये बता दे कि तेरे को कैसे मौका मिल गया, मतलब एक इंसान अगर बस रो रहा था तो तूने मतलब इस तरीके से कैसे कब्जा पा लिया। तो जो जिन के ऊपर होता है ना कि अपनी पावर का इस्तेमाल करा, उस जिन ने बताया। फिर देखो गोली दे रहा था वो, जिन ने बताया कि ऐसा है, ये जब उस दिन रो रहा था इसने क्या करा, हैंडपंप से पानी पिया और टॉयलेट कर दिया पेड़ के ऊपर, बरगद वाले पेड़ के ऊपर। और टॉयलेट करने के बाद हाथ इसने धो दिए नहर में, ठीक है। तो इसने क्या करा, वो जो घर था ना जिनका, वो जो एक पेड़ था उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया था इसने। ये सच बोल रहा था जिन, या झूठ बोल रहा था? अभी तक तो झूठ ही झूठ था। अच्छा। अभी तक झूठ ही झूठ था। अब जाके उसने पहली बार बताया कि इसने पेड़ पे टॉयलेट किया, हैंडपंप से पानी पीकर हाथ धोए नहर में। नहर वाली एंटिटीज, पेड़ वाली एंटिटीज जो जितने भी वहां पे वास कर रही थी, सारी की सारी इस पर कब्जा पाना चाह रही थी, लेकिन जिन इस पर टूट पड़ा और उसे जिन ने किसी ने आने नहीं दिया होगा। फिर अब इन्होंने क्रिया करनी शुरू करी। तो राजेश बता रहा, अक्षय भाई यहाँ पर अग्नि जल रही है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, हवा का झोंका रुक जा रहा है। जैसे होता है ना पूजा में एक दखल डालनी है, क्रिया के अंदर दखल डालनी है कि ये नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे सारी क्रिया हमारे सामने हो रही है और वो जो मानव था वो वहाँ पे बुरी तरीके से चिल्लाने लग रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। एट द एंड हुआ क्या, मानव को उठाया। जैसे होता ना कि एक बाबा ने, वो जो गुरुजी थे उन्होंने कैसे ना कैसे कंट्रोल पाया उस एंटिटी पे, घर के अंदर लेके गए। चलो सारे घर के अंदर लेके गए, एक मटका खोला, मटके के अंदर उस चीज़ को लेके आए, जो भी चीज़ थी वो जो जिन वगैरह था उसे मटके में डाला और उसके पापा को बोला, जो राजेश के पापा थे, कि एक काम करो अब आप इसे शमशान के वहाँ पे जो बरगद वाला पेड़ है उसके नीचे गाड़ के आओगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने पीछे देखा तो आपका लड़का यहीं ख़त्म है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मैं वो दृश्य बताता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना है इसे। राजेश, उनका परिवार सामने देख रहा है कि उसके पापा उधर जा रहे हैं बरगद वाले पेड़ के पास, 100-150 मीटर दूरी पे। उसके पापा वहाँ गए, खुरपी से उन्होंने मटका गाड़ा, ऊपर मिट्टी रखी। जैसे ही वापस मुड़े, उसके पापा एकदम से दूर से दिखता ना हिले, उस जिन ने उसके पापा के कंधे पे हाथ रख दिया पीछे से। एकदम से ही एक क्या भार आया। इसके पापा ने क्या करा, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, आगे चलना शुरू करा, दोनों पैर पकड़ लिए। अब दूर से ये देख पा रहे कि पापा रेंग रहे हैं, इस तरीके से करके चल नहीं पा रहे, रेंग रहे हैं, कि पैर भी पकड़ लिया। धीरे 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 आगे आए। अब आवाज आनी स्टार्ट हुई दादी की कि बेटा हमें माफ कर दिया, हमने तुझे घर से निकाल दिया था, एक काम कर तू वापिस आ जा, पीछे पलट जा, आ जा हमारे पास। जिन खेलने की कोशिश कर यस, दादाजी की आवाज आई।
मैंने पी के तेरे को बहुत सुनाया था ना, मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं तेरे पीछे ही तो हूँ। पुराने ट्रॉमा याद दिला रहा है। एग्जैक्टली। इसके बाद वाइफ की आवाज़ कि हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना, हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना। खुद राजेश की आवाज़ कि पापा भाई को बचा लो, मैं पीछे ही खड़ा हूँ, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। एक दृश्य इसके पापा ने जो देखा कि वो जो लड़का है वो जा चुका है, मतलब पूरा इल्यूजन क्रिएट किया गया कि पीछे पलट जाओ कैसे भी। भाई इसके पापा ने, बस इसके पापा को इतना पता था अगर मैं पीछे पलटा तो लड़का गया। घर के अंदर आए, गुरुजी से पूछा कि क्या है। गुरुजी ने बोला दरवाज़ा बंद कर दो, अब तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ। तुम्हारा लड़का बच गया, जब तक बच गया, जब तक उस बरगद के अंदर से कोई हांडी नहीं निकालेगा। यही एक रीज़न है कि मैंने गांव का नाम नहीं बताया, क्योंकि राजेश ने मेरे को बोला था भाई आप गांव का नाम बताओगे कोई पक्का आके उसे निकाल देगा। बरगद के पेड़ को इनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी खिड़की में से घूरता रहता है कि उसके नीचे जो हांडी दबी हुई है ना, उसे गलती से कोई निकाल ना दे। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बच्चों को भगा देते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ का कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि जो राजेश है उसने बताया कि अक्षय भाई इस चीज़ के सॉल्यूशन के बाद भी ना मानव को 4 महीने तक वो सपने में जिन दिखता था, और पता क्या बोलता था, एक दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, चिंता मत कर, बचेगा तू भी नहीं। और फिर उसके बाद वो जो ऋतिक था, पर बॉडी पे पोजेशन हो रहा है? नहीं पोजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सपने में आके धमकी दी है। और जो ऋतिक था उसकी भी आत्मा को हटाया गया। फिर जो दोस्त था वो भी एक टाइम पे तो वो भी ले जाने की कोशिश करेगा। तो फाइनली इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है। और जो वो सोता था, कौन? जो वो सोता था 19 घंटे, फिर वही तो मानव है। हाँ नहीं वो फिर ठीक हो हाँ गई थी वो वो ठीक हो चीज़। गया, वो ठीक हो गया, लेकिन वही चीज़ की इस चीज़ का अंत अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा नज़र उनके बरगद के पेड़ के नीचे जो मटकी दबी हुई है उसी पे ही रहती है। भाई साहब लास्ट का सीन अलग ही है जब वो भाई पूरी वो सही दिखा रहा में भाई यार, पूरे illusion परिवार create की कर रहा। आवाजें आ रही हैं। तो मैं यही तो बता रहा था कि इस चीज़ को बस इमेजिन करना कि अगर ये चीज़ हो तो कैसा होगा। क्रेजी भाई, बहुत मुश्किल है ना पलटना। आदमी मुझे तो लगा यूं ही बोलोगे घूम वो जा। पीछे मुड़ ही गई, इतनी तगड़ी illusion क्रिएट। मैं जब सुन रहा था ना तो भी मेरे मुंह से पता क्या निकल रहा था, जैसे बोलते हैं ना सिमरन पलट, मैं अंकल मत पलटना, अंकल मत पलटना, उसी टाइम मानव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि आपके पलटने से ये खत्म हो सकता है, तो भाई मैं सच बताऊं, जिस तरीके से हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है बंदा पलट जाता है, अपने इंडिया में ये चीज़ है कि उस चीज़ को इतनी अहमियत दी गई है कि बंदा अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो जिस तरीके से बताया है कि दादा की भी आवाज़ आ रही है, दादी की भी आवाज़ आ रही है, और सोचो कि मैंने पी के तेरे को बहुत बोला था, हमने तुझे घर से निकाल दिया, मतलब जैसे दिखाते हैं ना कि एक एक चीज़ कैसे रियलाइज करवाई जाती है, वो वाला सीन एक्चुअली में हुआ है इस इंसिडेंट में। भाई क्रेजी था यार ये वाला तो। और भाई सबसे बड़ा जिन खेल रहा है, फेक कर रहा है, जो ठीक करने आ रहा है पहली बार जो वचन दिए, जो भक्त ने वचन लिए थे, भाई वो कौन से वचन थे, भोग भी ले गया, वचन भी दे दिया, फिर भी वापस आ गया 2 दिन के अंदर अंदर। एक इंसिडेंट में इसमें बताना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आया, जब वो बंदा कुर्सी पे बैठा मिला था ना वो कुड़ू होके, तब राजेश ने बताया कि भाई जब मैंने पहली बार देखा मैं डरा किस चीज से था, जब मैं पापा के पास भागा था बताने के लिए, गला पकड़ के पता क्या गाना, गाना गा गाना गा गाना गा, जो जिन था वो गला पकड़ के उसको बोल रहा था मानव को। बताओ, यही पहली बार सुना, आवाज से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ये बहाना मार के भी इसमें बैठा है उस बंदे ने बोला क्या है ये तो मैं बताना भूलिया, बोला भाई सुनसान रास्ते पे गाना गुनगुनाते निकलता है ना बंदा, उसे बोल देना ना करे ये हरकत। ये बोला उसने मुझे। जैसे मैं अपने रियल इंसिडेंट में आखिरी में बोलता हूँ कि भाई मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। पहली बार मैंने पता क्या बोला है, सुनसान रास्तों पे गाना मत गाना, पता ना कौन उठ के आ जाए कहाँ से। और सुर में तो बिल्कुल भी मत गाना। एक अच्छी चीज थी इसमें कि ऋतिक प्रोटेक्ट कर रहा था। हाँ ये भी अच्छी चीज थी, और ये भी अच्छी चीज है भाई, बच गया बंदा यार, अभी भाई कोई ये तो जान है। माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का। मतलब आप देख रहे हो कि जब मैं रियल हिट पे आता हूँ तो कैसे कैसे इंसिडेंट लेके आता हूँ। भाई क्रेजी यार, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। नेक्स्ट पे चले। तो भाई नेक्स्ट वाला इंसिडेंट अपने यहीं का ही है जहाँ हम बैठे हुए हैं, इधर ही आसपास का। और हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया। कुछ एक अलग चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना पेड़ शमशान के बारे में, या उससे पहले इन्फ्लुएंसर के बारे में, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये 2 दोस्तों के साथ हुआ, और अभी 2023-24 की बात है। 2 दोस्तों में क्या हुआ, जैसे ये लोग अपने घर पे से निकलते थे ये बोल के कि हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जॉब नहीं थी।
तो ये क्या करते थे, बाहर टाइम स्पेंड कर लिया ताकि घर वाले ताना ना दे, इस तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी। इन्हें शौक था ड्रिंक करने का, बाहर निकलते थे, ड्रिंक करते थे, पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो इंटरेस्ट पे उठा लिए। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है कि भाई दारू के लिए कौन इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, ब्याज पे पैसे ले लिए कि आज हमें 5,000 दे दो, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, हम इतने % दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हुआ, इसी तरीके से एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम ड्रिंक करेंगे और ड्रिंक करने के बाद घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, पहले अपने पैसों से पी, फिर इंटरेस्ट के पैसे लिए, 4-5 जने हो गए, एक ने पैसे लिए तो दोस्त आ ही जाते हैं, दोस्तों ने पी। उसके बाद इनका ये डिसीजन बना कि भाई मन नहीं भरा, एक दूसरे को फ़ोन करके बोल रहे भाई तेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे, तो नहीं थे। अब जो बताने वाले उनका नाम हम निखिल रख लेते। निखिल जहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे ना, वहाँ से वो अपने घर जा रहे थे, ठीक है। घर जाते जाते इन्हें मिला अचानक से रोड पे पड़ा एक पर्स। उस पर्स के अंदर गोल्ड, कैश, और उस पर्स के अंदर था एक फ़ोन। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, उस फ़ोन की तरफ ध्यान दिया कि इस पर लॉक तो नहीं लगा हुआ या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। जब उसने इस तरीके से एकदम से फ़ोन का स्वाइप करा ना, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था और उसमें सिंगल एक फ़ोटो थी, वो थी एक बुजुर्ग महिला की फ़ोटो। उसने क्या करा, कॉन्टैक्ट वगैरह देखे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट मिले ही नहीं, सिम उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने मतलब एक पर्स ऐसे ही फेंक दिया जिसके अंदर गोल्ड और कैश कितना था, 20,000 रुपये और एक फ़ोन। भाई ये हो गया खुश कि फाइनली मौज हो गई, किसी से इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने पार्टी करेंगे। ये बंदा आया अपने घर, इसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अपने जो एक दोस्त था उसे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हम पार्टी करने चल रहे हैं, तो मेरे को कहीं से पैसे मिले। तब भी उसे ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से मिले। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो बताता है अपने इसी के कोई रिलेटिव का वो लड़का था, तो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को पर्स पड़ा मिला और उसके अंदर ऐसे गोल्ड था, ऐसे कैश था। भाई ये हो गए खुश कि भाई सही चीज़ मिल गई है, बढ़िया एंजॉय हुआ, 1-2 हफ्ते तो बढ़िया निकलेंगे मस्त वाले। इन लोगों ने ड्रिंक की, वो एक होता है ना कि एक टाइम निकल जाता है ठेके खुलने का, तो बाहर से लेते हैं, पता नहीं साशी बोलते हैं शायद उन्हें, जिनसे लेते हैं ड्रिंक वगैरह, जो टाइम के बाद देते हैं, साशी। हाँ वही जो है, वहाँ से इन्होंने ड्रिंक खरीदी, शटर खटका के। हाँ वही वहाँ से इन्होंने ड्रिंक ली, खूब एंजॉय करा। उसके बाद ये आ गए सीधा घर पे। अब घर पे आके जो निखिल है उसने बताया कि भाई मेरे घर वाले सो चुके थे, मेरा ऊपर वाला कमरा था, नीचे मेरे घर वाले सोते थे, मैं वहाँ पे लेटा। लेटने के बाद ऐसा होता नहीं कि 1-1.5 बजे तक फ़ोन चलाया और मैं सो गया। 2:30 बजे अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। पहले लगा कि शायद मम्मी होगी, बहन होगी, कोई होगा। एकदम से खिड़की पे नज़र पड़ी, जिस खिड़की के उस साइड कहीं पे उठने बैठने का साधन ही नहीं है, वहाँ पर इसने देखा उस बुज़ुर्ग औरत को, वही बुज़ुर्ग औरत जिसकी फ़ोटो देखी थी, उस बुज़ुर्ग औरत को देखा और वो बुढ़ी औरत वहाँ पे इस तरीके से घूरने लग रही है। अच्छा, इसको लगा मैं शायद नशे तो नहीं कर लिए मैंने ज़्यादा, इस चक्कर में मेरे को कुछ हो रहा हो। ये उठा, इसने वॉशरूम यूज़ करा। जैसे ही वॉशरूम यूज़ करके ये बंदा आगे बढ़ता है, फिर एकदम से इसने देखा कि भाई वो एंटिटी साक्षात वहाँ पर है। तो बुजुर्ग औरत जो थी उसकी एंटिटी वहाँ पे खड़ी हुई है और इसे घूर के देखने लग रही है। इसने क्या करा, सीधा फ़ोन मिलाया, उठा के घबराते घबराते अपने उस जो रिलेटिव का लड़का था उसको, कज़न को, कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, फटाफट से मेरे घर आ जा। उसने पूछा क्या हुआ है, इतनी रात को फ़ोन कर रहा है, 2:30-3 बज रहे, नशे नहीं टूटेगा तेरे? बोले भाई नशे तो मेरे सारे उतर गए, तू जल्दी से घर आ जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को देखा है। उसने बोला कि तू अपनी फैमिली को बता दे। बोला फैमिली को नहीं बता सकता, अगर मैंने फैमिली को बता दिया तो उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुझे पर्स मिला, मुझे मोबाइल मिला, और फिर ये क्या बताऊंगा कि मैंने वो पुलिस को क्यों नहीं दिया, मेरा लालच दिख जाएगा, फिर हमारी नौकरी की बात खुल जाएगी, डर के मारे। इसने बोला बस तू आ जा। वहाँ से वो बंदा बाइक स्टार्ट करते हैं, इसके घर पे आते हैं। इसके घर पे आया, अब जो निखिल ने चीज़ बताई, बोला भाई मेरा कज़न मेरे सामने खड़ा है और मैं काँप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कज़न के पीछे वो बुजुर्ग औरत खड़ी है जो मुझे घूर के देखने लग रही है एक क्रीपी स्माइल के साथ, और मैं अपने कज़न को बोलने लग रहा हूँ भाई तेरे पीछे खड़ी है, तेरे पीछे खड़ी है। और वो पता है पीछे देख के कह रहा है पागल है क्या, नशे नहीं उतरे क्या, कौन है पीछे? कोई भी नहीं है, क्यों पागल बना रहा है? इस बंदे ने बोला भाई प्लीज़ इस चीज़ को समझ कि तेरे पीछे कोई है, वरना मुझे यहाँ से ले चल। इस बंदे ने क्या करा, जो कज़न आया था बाइक पे बैठाया इसे और बाहर ले गया। अब इनके ना नोन में एक कोई मौलाना थे, ये उन्हें ताऊ जी बोला करते थे। ताऊ जी। भाई ये पहुंचे उनके पास, ताऊ जी के पास। ताऊ जी
के पास जब पहुंचे तो वो बोले, बे तुम अपने साथ क्या लेके आए हो, ये तो कोई अलग ही चीज़ से दिख रही है जो तुम लाए हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है पर्स मिला था, फ़ोन मिला था और ये चीज़ें मिली थी। तो ताऊ जी जो थे ना, इनका एक एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बता रखा है, बट ये ताऊ जी उस टाइम पे हाथ खड़े करके कि भाई मैं इस चीज़ को नहीं हटा पाऊंगा, ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुझे दिख रही है, एक काम करो। एक कब्रिस्तान के बारे में बताया कि उस कब्रिस्तान के वहाँ पे जाओ, एक और मौलाना तुम्हें बैठे मिलेंगे, उनसे मेरी फ़ोन पे बात करा देना। भाई ये बाइक पे निकले और ये जो आगे कज़न है ये बाइक चला रहा है और पीछे निखिल बैठ के पता क्या बोला, अब तेज चला, वो आ गई भाई, वो पीछे ही है, पकड़ लिया, बचा ले, पकड़ लिया, बाइक भगा रहे। वहाँ पर इन्होंने बाइक लगाई मौलाना के पास। मौलाना ने भाई अपनी कोई घेराबंदी कर रखी होगी, इन्होंने जाके ऐसे ऐसे बोला कि एक बार फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे बात करवाई। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने आप से ही बता दिया। हाँ। इन मौलाना ने उन मौलाना से बात करी जो ताऊ थे, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कुछ सामान मिला था। बोले सामान मिला था, जरा सामान दिखाना क्या है। भाई जैसे ही वो मोबाइल, वो गोल्ड, वो पर्स, कैश सामने आया, वो मौलाना पता क्या बोले, ये तुम तक पहुंच गया, सीधा ही कि ये तुम तक पहुंच गया। तो इस टाइम पे निखिल बोला मतलब मैं समझा नहीं। अब उन्होंने जो बताना शुरू करा भाई ये इतिहास, बोले भाई ये जो चीज़ है ना, एक परिवार है, उस परिवार में हुआ क्या, एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने गोल्ड से बहुत प्यार करती थी, गोल्ड से और कैश से। जब वो बुजुर्ग औरत गुजरी ना, तो उस घर के बच्चों ने पता क्या करा, वो ना सामान अपनी बीवियों में बांट दिया कि इतना तेरे हिस्से में आया, इतने तेरे हिस्से में आया। तो सबसे पहले तो वो बुजुर्ग औरत ने अपनी बहुएं ही परेशान करनी शुरू कर दी कि कभी किसी का पैर खींची रही है रात को कि मेरा सोना दे, मेरा गोल्ड, मेरा कैश कहाँ पे रखा हुआ है। तो घर वाले आए थे इसी मौलाना के पास कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो मौलाना ने पता क्या बोला था कि एक काम करना है, इसे ना कहीं नहर में प्रवाहित कर देना। अब ये उस टाइम पे नहर के बगल से जा रहा था, इसे ये पर्स वहाँ पड़ा मिल गया, इसने उठा लिया। अब बोले क्या करना है, मौलाना पता क्या बोला, पीछे खड़ी है तुम्हारे, दिख रही है उसको। मौलाना को दिख रही है और निखिल पीछे देख नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि हड्डियां पहले ही सूखी पड़ी है सारी की सारी, बाइक पे भी देखता है पूरे रास्ते। ये पड़ गया पैरों में कि इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो, इसका इलाज कर दो। मौलाना बोले भाई इसका एक ही इलाज है, खर्चा तो तुम ही उठाओगे, कर मैं दूंगा, और इन पैसों को छेड़ना मत। अब एक और सस्पेंस खुला, वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो बगल वाले कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, वहीं थी वो। बोले एक काम करो, 4 मजदूरों को पकड़ के लेके आओ, तुम ही लेके आओगे, तब तक मैं इस एंटिटी को बांध के रखूंगा। तो वो बुजुर्ग औरत की एंटिटी को मैं बांध के रखा। ये लोग 4 मजदूरों को आए, उन 4 मजदूरों को एक्स्ट्रा पैसे दिए इन्होंने अपनी जेब से। उस कब्र को खोदा गया, उस कब्र के अंदर वो सारा सामान डाला गया, जो भी गोल्ड था, कैश था, पर्स था, सब कुछ दफनाया गया। फिर वहाँ पे क्रिया करी, क्रिया करने के बाद फिर इनको बताया गया कि अब कहीं पर कुछ पड़ा सामान मिले ना तो उठा मत लेना। उसके बाद जाके निखिल और उसका दोस्त घर पे आए थे कंफर्टेबल होके, तब इनके साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। यार ये भी सही लर्निंग है भाई। ये भी ऐड कर दिया करो भाई स्टोरीज में या लास्ट में कि भाई मैं यही बताता हूँ भाई, कोई चीजें पड़ी हुई मिले तो वही मत उठाओ, पैसा हो। मैं यही बताता हूँ कि आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है भाई कि कोई सामान अगर कहीं पड़ा मिले तो लालच में आके उठा मत लेना, उसका भी कोई इतिहास हो सकता है। सही बात है भाई। ये तो बताओ यार, बुढ़िया बेचारी चली गई दुनिया से, सोना और पैसे के पीछे पैसे बुढ़िया के अपने बहू के पैर खींच रही है, हे मेरा सोना दे, सोना दे, पैसा दे। वैसे बुढ़िया के परिवार को ही उसे सोल्यूशन बताना चाहिए था कि इसमें ही इनकी कवर में ही दबा दो, जैसे उन्हें पता था कि भाई ये ऑब्सेस्ड है। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि एक इंसान ऐसा कुछ होने पे ना इतना डर जाता है, इतना डर जाता है। जैसे हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं, हम बताते हैं ना कि वो जो इंसान था मौलाना के पास गया था, कमेंट्स में पता क्या आता है, भाई तुम्हारे रियल इंसिडेंट में मौलाना बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। एक टाइम को ना जरा समझने की कोशिश करना है, जब एक इंसान बीमार होता है ना तो वो डॉक्टर ढूंढता है, वो मजहब नहीं ढूंढता कि उसे हिंदू डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास जाना है, वो डॉक्टर ढूंढ रहा होता है। ऐसे टाइम पे जो इंसान ये बोल देगा ना कि मैं तुम्हारा उतारा कर दूंगा, भाई इंसान ऐसा हो जाता है कि प्लीज कर दो। तो अगर किसी मौलाना ने बोल दिया भाई ये पर्स वगैरह की वजह से हो रहा, साला उठा के फेंक दिया, वो उन्होंने फेंक दिया। अब जब मौलाना ने देखा तो पूछा भी ये तुम तक पहुंच गया, मतलब उन्होंने वो फेंकवाया होगा नहर में, जल्दीबाजी में वो नहर में या तो फिका, नहीं फिका, वो उसे पड़ा मिल गया, इस चक्कर में उसने उठा लिया। चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ा आ गया भाई, तुम्हारी स्टोरी जितनी भी होती है यार बहुत ही ज़बरदस्त होती है, एकदम रियल केसेस होते हैं ये। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा।
तो ऑडियंस को मैं ये बोलूँगा, अगर आपको और कहानियाँ सुननी है और ऐसे रियल केसेस सुनने हैं तो भाई के चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। भाई खुद भी पॉडकास्ट करता है, स्टोरी नरेट भी करते हैं। इनका चैनल का लिंक नीचे आ रहा है, यहाँ पर गोल बटन भी आ रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो। और बहुत से लोग हैं जो हमारे पॉडकास्ट इन्जॉय कर रहे हैं, हमको बिना सब्सक्राइब करे भाई वो भी कर दो। और इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुँचा दो। और दैट इज इट, हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय जी, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।